हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दिसंबर का थर्ड वीक का 10 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाट इज एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट। तो ये एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट इज ए सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रैक बायोलॉजिकल वेरिएबल्स। इसमें क्या होता है कि ये एंटी डोपिंग मेजर्स है। ये जो इंटरनेशनल जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें दो तरीके का सैंपल लिया जाता है, एक यूरिन और ब्लड का। इसमें ब्लड में जो एक एथलीट का रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड, उसमें एक डेटाबेस बनाया जाता है टू ट्रैक एंटी डोपिंग कि उस एथलीट ने कभी डोपिंग किया है कि नहीं। और स्टेरॉइड लेवल भी चेक किया जाता है। तो इसका दो मॉड्यूल है। एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट का दो मॉड्यूल है। एक जो हेमाटोलॉजिकल मॉड्यूल है, दूसरा स्टेरॉयडल मॉड्यूल है। तो हेमाटोलॉजिकल मॉड्यूल 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो स्टेरॉयडल मॉड्यूल है ये 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा टॉपिक है नुपीलाल नुमिट 2024। ये रिसेंटली मणिपुर गवर्नमेंट ने इनोग्रेट किया है टू ऑनरिंग वोमेन हु फॉट फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम। तो नुपीलाल मूवमेंट क्या है? नुपीलाल मूवमेंट एक अपराइजिंग है जो 1904 में हुआ था और 1939 में भी हुआ था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो बेसिकली ये मुद्दा किया था कि एक रूल था उस जमाने में उधर कि एक आदमी अगर 30 दिन काम करेगा तो 30 दिन का पगार उसको मिलेगा, साथ में 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये 10 दिन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो काम करना पड़ता है, उसके अगेंस्ट उधर का वोमेन ने एक रेबिलियन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन जुलाई 1904। तो इसको नुपीलाल मूवमेंट बोला जाता है। तो नुपीलाल मूवमेंट दूसरा भी हुआ था 1939 में। 1939 वाला ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसके कारण ये नमिट इंट्रोड्यूस किया है दिसंबर में। तो ये पिक्चर है नुपीलाल मूवमेंट 1904 का। तो अमन लैंड मूवमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। तो इसमें दो क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम में, वन लाइनर बन सकता है कि नुपीलाल मूवमेंट का हुआ था। तो ये मणिपुर आंसर होगा। कब हुआ था? ये दो बेसिक क्वेश्चन इसमें बनता है। थर्ड टॉपिक इज जलबाग स्कीम। तो ये रिसेंटली पोर्ट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने इनोग्रेट किया है। तो इसमें इंडिया का तीन इनलैंड वाटरवे जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया जाएगा टू रिड्यूस कार्गो लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये दो अथॉरिटी द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन कोस्टल एंड शिपिंग लिमिटेड। करंटली 111 प्रोपोज इनलैंड वाटरवेज है और प्रपोज किया गया है, उसमें से 13 ऑपरेशनल है। तो ये टॉपिक ऐसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एपीएससी पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि इन तीन में से दो जो इनलैंड वाटरवेज है वो आसाम में है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 16 और 2। इसमें से लॉन्गेस्ट जो वाटरवेज है और इम्पोर्टेंट वाटरवेज है वो गंगा है। तो कार्गो मूवमेंट अगर शिप द्वारा किया गया जाएगा तब क्या होगा, कॉस्ट जो है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है काफी कम जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन कम होता है पानी में, मिट्टी के रोड के तुलना। तो इसके कारण काफी कॉस्ट कम होता है, अप्रोक्स कम, ऑलमोस्ट 1/6 कॉस्ट होता है रोड का वाटर में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ये इतना इनलैंड वाटरवेज के ऊपर जोर दे रहे। थर्ड टॉपिक इज खियामनुनगान ट्राइब। तो ये रिसेंटली न्यूज में है कि ये नागालैंड का एक ट्राइब है। तो रिसेंटली जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल होता है 1 से लेके 9 दिसंबर तक, 1 से लेकर 9 दिसंबर में होता है नागालैंड में। तो उसमें क्या हुआ, जब ये गाइड मैप जारी किया गया है, गाइड मैप जो था उसमें इस टाइप का मेंशन नहीं किया गया, जिसके कारण उसके बाद
नागालैंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक अपोलॉजी लेटर भी इशू किया, तो इसके कारण ये न्यूज में आ गए। तो इस टाइप का मेजर फेस्टिवल ये है सोकुम। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये ट्राइब कौन से जगह में मिलते हैं। तो बेसिकली दो जगह में ट्राइब मिलते हैं, एक इंडिया का नागालैंड और दूसरा म्यांमार में भी ये ट्राइब अवेलेबल है। इस ट्राइब का ऐसे मीनिंग क्या है, ख्याम मीन्स वाटर, न्यू मीन्स ग्रेट एंड नांग मीन्स सोर्स। तो इसका मीनिंग होता है सोर्स ऑफ ग्रेट वाटर, और रिवर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली तीन चार क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका मेजर फेस्टिवल क्या है, और इनका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2024। तो ये इस हफ्ते इन लोकसभा में पास भी हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो ये बीजेपी का एक प्राइमरी एजेंडा है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। जो जो लोकसभा का इलेक्शन और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन, वो एक साथ होना चाहिए। उसके लिए ये 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है। तो इसमें प्रोपोज किया गया है कुछ चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जा सके। तो इसके लिए पहला, इस बिल के अनुसार ये 82A, 82 डिलिमिटेशन वाला आर्टिकल है, और 82A नया आर्टिकल इंसर्ट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये वाला नया आर्टिकल होगा। और दूसरा दो दो आर्टिकल 83 और 172 का अमेंडमेंट किया जाएगा। उसमें क्या होगा, अगर बीच में कभी लोकसभा और स्टेट असेंबली डिजल्व होता है कि 5 साल नहीं पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब जो नया इलेक्शन होगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा। मतलब सपोज 2 साल में असेंबली या लोकसभा डिजल्व हो गया, तो जब इलेक्शन होगा तो ये उस लोकसभा का और उस असेंबली का इलेक्शन होगा नेक्स्ट 3 साल के लिए, ताकि 5 साल के बाद बाद ये कंटिन्यूअस एक साथ इलेक्शन होते रहे। तो इस बिल के अनुसार 2034 में जाके, अगर ये पास हो गया तो 2034 में जाके पहला वन नेशन वन इलेक्शन होगा। उससे पहले इस 10 साल में इलेक्शन कमीशन सारा स्टेट असेंबली इलेक्शन लोग सिंक्रोनाइज करने का कोशिश करे। तो दिस इज ऑल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन बिल। इसमें मेजर चेंजेस, ये नया आर्टिकल इंसर्ट हुआ है। अगर पास हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल इंसर्ट होगा, और 83 172 में कुछ चेंजेस होगा। ये टर्म्स वाला जो बीच में अगर डिजल्व होता है तो क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज गोवा सेलिब्रेट 63rd लिबरेशन डे। तो लिबरेशन डे हर साल गोवा 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया करता है। तो इसका कारण क्या है, देखिए, जो जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो कुछ जगह पर पोर्तुगीज शासन रूल हुआ करता था। पोर्तुगीज, जैसे गोवा हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ऐसे दमन एंड दीव एटसेट्रा। तो इसमें जब ब्रिटिश के अगेंस्ट जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो गोवा में भी 1940 से इसका आवाज उठने लगा। गोवा गोवा को भी इंडिपेंडेंट होना है। उसके बाद 1946 से लेकर 1950 तक, 50 में जाके एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म हुआ, आजाद गौमंतक दल बोल के, जो गोवा को लिबरेशन देना चाहता था। उसके बाद 1961 में जाके उस टाइम का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया टू लिबरेट गोवा। 18 दिसंबर को लॉन्च किया था, 19 दिसंबर ने इंडियन आर्मी ने गोवा को ऑक्युपाई कर लिया। तो उसके बाद गोवा एक यूनियन टेरिटरी बन गया, और नेक्स्ट लगभग 26 साल बाद गोवा को स्टेटहुड मिला, May 30 1987 में। इसके साथ गोवा 25th स्टेट बना था इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एस्टेरिन कीरी को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है स्पिरिट्स नाइट नोबेल के लिए, इंग्लिश कैटेगरी में।
तो साहित्य अकादमी अवार्ड क्या है? साहित्य अकादमी अवार्ड हर साल दिसंबर में, जनरली दिसंबर में अनाउंस किया जाता है। इसमें इंडिया का जो 22 लैंग्वेज है जो 8 शेड्यूल में है, प्लस इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज, मतलब टोटल 24 लैंग्वेज में ये साहित्य अकादमी दिया जाता है ऑथर को। तो इस साल स्टेलन केरी को मिला है उनका नोबेल स्पिरिट नाइट के लिए, इंग्लिश कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्या है? फॉरेन नेशनल को अगर इंडिया का कुछ सिलेक्टेड जगह है उस जगह को ट्रेवल करना है, तब उनको अलग से परमिट लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो नेबरिंग स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है इंडिया का, जैसे अरुणाचल हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, एक्सेट्रा, कुछ हिमाचल प्रदेश का, कुछ ऐसा भी कुछ एरिया को, राजस्थान का कुछ एरिया, उसमें जाना, फॉरेन नेशनल जाना चाहते हैं तो उसको उनको अलग से परमिट लेना पड़ता है, उसको प्रोटेक्ट एरिया, ये एक्ट द्वारा लागू किया गया है। तो ये एक मैप है जिसमें ये जो ग्रीन कलर, सॉरी, ब्लू कलर में जो स्टेट्स है वो इनर लाइन परमिट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ये कलर वाला जो है ये 6 शेड्यूल एरिया का अंतर्गत है, जैसे इंडिया आसाम का बोडोलैंड हो गया, कार्बी आंगलोंग, डिमा हासाओ और त्रिपुरा का कुछ सिलेक्टेड जगह। तो इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट ये ब्रिटिश द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेगुलेट ट्रेड ऑफ ऑयल, टी एक्सेट्रा एंड एलिफेंट। उसके बाद उसको कंटिन्यू भी किया गया है। ये फॉरेन इनर लाइन परमिट इंडियन सिटीजन के लिए भी लागू है, मतलब असम का कोई व्यक्ति अगर इधर जाना चाहता है, कुछ दिन रहना चाहता है, तब उसको उनको आईएलपी लेना पड़ेगा। ऐसे एक दो दिन के लिए जाके घूम के आना है तब नहीं चाहिए। तो इन स्टेट में आईएलपी अभी भी चलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्जेंट एक्शन नीडेड फॉर असम फेरल हॉर्सेस। तो ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, उन्होंने कंसर्न रेज किया है रिगार्डिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड फेरल हॉर्सेस इन असम। तो फेरल हॉर्सेस क्या है? ये दिब्रू सोइकिया जो नेशनल पार्क है उसमें मिलता है, लगभग 80 साल से उधर है। और इनका ओरिजिनेशन ओरिजिनेशन कुछ लोगों का मानना है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो वार में जो हॉर्स यूज किए गए थे उनका डिसेंडेंट है ये। और एक थ्योरी के अनुसार ये फ्रेजल्स की हॉर्सेस चाइना का जो उनका एक डिसेंडेंट। तो ये उनका कंसर्न रेज किया है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने। तो इसका क्वेश्चन बेसिकली ये बनेगा कि फेरल हॉर्सेस कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा डिब्रू सोकिया नेशनल पार्क, असम। लास्ट टॉपिक इज 38 नेशनल गेम्स 2025 अनवील्ड इन देहरादून। जो 38वां जो नेशनल गेम है वो उत्तराखंड का देहरादून में होने वाला है, जनवरी 28 से लेकर 14 फरवरी तक। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 38 नेशनल गेम का कौन सा जगह में हो रहा है, एक क्वेश्चन बन सकता है देहरादून, एकदम इजी क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा कि मैस्कॉट क्या है, मैस्कॉट माउली, ये वाला। और ये माउली इंस्पायर्ड बाय बर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड मोनाल, ये मोनाल बर्ड है, स्टेट बर्ड है उत्तराखंड। That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe my channel.